गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम सी इंटर के लिए आईसीए के स्टडी मटेरियल से टैक्सेशन के पेपर का रिवीजन कर रहे हैं। हमने रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। होप आपको समझ में आ गया होगा। हम अब आगे रिवाइज करते हैं। पेज नंबर 2.15 पे आपने ये पढ़ लिया था कि कैसे किसी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस डिसाइड होता है इंडिया में, और रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंग अब उसकी टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, मतलब कौन सी इनकम ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल होगी, कौन सी इनकम नॉन ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल होगी और कौन सी इनकम नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी। आपको अब स्कोप ऑफ टोटल इनकम पढ़ना है कि कौन कौन सी इनकम किस किस के लिए टैक्सेबल होगी। सेक्शन 5 में स्कोप ऑफ इनकम दे रखा है। द स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑफ एन असेसी डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग 3 इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। इन 3 बातों पे डिपेंड करता है किसी असेसी का टोटल इनकम में इंक्लूड होना, यानी कोई इनकम उसकी इनकम इंक्लूड होगी या नहीं होगी। एक तो आप उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे कि वो इंडिया में रेजिडेंट है या नहीं है। प्लेस ऑफ एक्रूअल देखा जाएगा कि इनकम कहाँ पे कमाई गई है। रिसिप्ट ऑफ इनकम, इनकम कहाँ पे प्राप्त हुई है। वेदर एक्चुअल और डीम, चाहे एक्चुअल में रिसीव हुई होगा, डीम टू बी अज्यूम। अभी आप पढ़ेंगे कोई डीमिंग सिचुएशन होती है जिसमें टैक्स वाले अज्यूम करते हैं कि आपको वो इनकम रिसीव हो चुकी है। द पॉइंट ऑफ टाइम देखा जाएगा किस टाइम आपको मिली। ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर में रिसीव होना चाहिए, 23-24 जो आपका प्रीवियस ईयर है। एट विच द इनकम हैड एक्रूड और वॉज रिसीव बाय ऑन बिहाफ ऑफ द असेसी, किसके बिहाफ पे रिसीव हुई है। रेजिडेंशियल स्टेटस में आपने पढ़ लिया था कि एक होता है रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट तो आपने पढ़ लिया था कि अगर कोई पर्सन एक बेसिक कंडीशन पूरी कर दे और दोनों सप्लीमेंट्री कंडीशन पूरी करते हैं तो उसे ऑर्डिनरी रेजिडेंट बोला जाता है इंडिया में। तो एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए कोई सी भी इनकम हो, इंडिया में कमा रहा है, इंडिया से बाहर कमा रहा है, वो उसके लिए इंडिया में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। क्योंकि आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे आपको इंडिया में टैक्स देना होगा। अब आपके माइंड में आएगा सर मान लीजिए मैं अमेरिका में भी कमा रहा हूँ, वहाँ पे भी मैंने कुछ टैक्स दे दिया, अब आप मैं ऑर्डिनरी रेजिडेंट हूँ तो इंडिया में भी टैक्स रहेगा। बिल्कुल लगेगा। तो सर ये तो डबल टैक्सेशन हुआ। जब आप सीए फाइनल में आएंगे वहाँ पे एक डबल आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल टैक्सेशन। उसमें ये पढ़ेंगे कि अगर कोई पर्सन दूसरे देश में भी टैक्स देता है उस इनकम पर और सेम इनकम इंडिया में भी टैक्सेबल हो रही है क्योंकि आप इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, तो जो जितना टैक्स आपने दूसरे देश में दिया है वो टैक्स आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी में से घटा दिया जाता है। इसे बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस, कि डबल टैक्सेशन को अवॉइड करें। तो अभी हम इतना डीप में नहीं जाएंगे। अभी तो आप यही समझ लें कि अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे आपको इंडिया में टैक्स देना होगा। अगर आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आप पढ़ चुके हैं कि एक बेसिक कंडीशन पूरी करनी है और एक सप्लीमेंट्री करनी है, एक भी नहीं करनी है, तो आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं। ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट में एक ही चीज़ में डिफरेंस होगा। ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट एक कंडीशन में बच जाएगा, वो इंडिया में टैक्स नहीं देगा अगर उसने कमाया भी इंडिया से बाहर है और मिला भी इंडिया से बाहर है। बाकी केसेस में सारी इनकम उसकी इंडिया में ही टैक्सेबल होंगी, चाहे वो इंडिया में रिसीव हुई हो, चाहे इंडिया में एक्रू हुई हो, चाहे कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है जो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, भले ही बिजनेस बाहर है पर कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है, तो भी इंडिया में ही टैक्स आपको देना होगा। बस एक केस में आप बच जाएंगे, अगर आपकी कोई इनकम इंडिया से आउटसाइड इंडिया अराइज हुई है जो कि इंडिया में रिसीव नहीं हुई है, यानी कमाया भी इंडिया से बाहर है, मिला भी इंडिया से बाहर है, तो कोई टैक्स नहीं देंगे। नॉन रेजिडेंट नाम से पता चल रहा है आप कोई बेसिक कंडीशन पूरी नहीं कर पाते हैं तो आपको नॉन रेजिडेंट बोला जाता है। और नॉन रेजिडेंट इंडिया में तभी टैक्स देगा जब वो इंडिया से कुछ कमाएगा। अगर वो इंडिया से कुछ नहीं कमाता तो यहाँ पे टैक्स नहीं देगा। तो एक तो इनकम रिसीव इंडिया में अगर होगी तो उसे टैक्स देना होगा। अगर इंडिया में कोई इनकम एक्रू हुई है, कमाई है और अराइज हुई है तो उसे टैक्स पे करना होगा। ऑल असेसी शॉर्ट में लिखा हुआ है, ऑल असेसी वेदर रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो आर चार्जेबल टू टैक्स, उन्हें टैक्स देना होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर इनकम एक्रू जो कि कमाई है, अराइज हुई है, डीम्ड रिसीव हुई है और डीम टू बी एक्रू अराइज और रिसीव हुई है इंडिया में। क्लैरिफिकेशन दे रखा है रिगार्डिंग लायबिलिटी टू इनकम टैक्स इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट सी फेयर। सी फेयर मतलब जो शिप पे क्रू मेंबर के तौर पे काम करते हैं। रिसीविंग रेम्यूनरेशन एनआरई अकाउंट नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट मेंटेन विद एन इंडियन बैंक। मतलब आप क्रू मेंबर हैं, आप किसी शिप पे काम करते हैं और आपका जो पैसा आता है, जो सैलरी आती है, जो रेम्यूनरेशन आता है, सैलरी बोनस कमीशन जो भी रेम्यूनरेशन आता है वो एनआरई अकाउंट में आता है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में, जो कि इंडियन बैंक के साथ मेंटेन होता है। तो टैक्स वालों ने बोला कि जितना पैसा आपका एनआरई अकाउंट में आता है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में आता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा आपको, उसमें भारत में आपको कोई टैक्स नहीं देना है। इनकम बाय वे ऑफ सैलरी रिसीव बाय नॉन रेजिडेंट सी फेयर। अगर आप नॉन रेजिडेंट सी फेयर है मतलब आप रेजिडेंट होंगे तब तो देना ही होगा, आप नॉन रेजिडेंट हैं। फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, आप इंडिया से बाहर सर्विस दे रहे हैं ऑन अ फॉरेन गोइंग शिप, किसी फॉरेन गोइंग शिप पे। फॉरेन गोइंग शिप मतलब जो इंडिया से बाहर जाती है, चाहे वो इंडियन शिप हो, चाहे उस पर इंडियन फ्लैग हो या फॉरेन फ्लैग हो, यानी फॉरेन शिप भी हो सकती है। एंड रिसीव इन द एनआरई बैंक अकाउंट, और पैसा एनआरई बैंक अकाउंट में आता है। मेंटेन विद एन इंडियन बैंक, इंडियन बैंक के साथ एक अकाउंट है। शैल नॉट बी इंक्लूड इन द टोटल इनकम, तो वो सैलरी आपकी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी।
एक चार्ट दे रखा है कि कौन सी इनकम किसके में इंक्लूड होगी, शॉर्ट पे पढ़ लेते हैं। अगर कोई इनकम इंडिया में रिसीव हुई है तब तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगी क्योंकि आपको रिसीव हुई है। अगर कोई इनकम इंडिया में कमाई है, एक्रू हुई है, तब भी तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। अगर कोई इनकम इंडिया से बाहर कमाई है, ठीक है, और मिला भी इंडिया से बाहर है पैसा, तो नॉन रेजिडेंट तो देगा ही नहीं उस पर टैक्स क्योंकि उसने इंडिया से नहीं कमाया है। और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बच जाएगा, कमाया भी इंडिया से बाहर है, मिला भी इंडिया से बाहर है, पर ऑर्डिनरी को तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे इंडिया में टैक्स देना होगा। यानी ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी में एक ही चीज़ में डिफरेंस है, अगर कमाया भी इंडिया से बाहर है और मिला भी इंडिया से बाहर है तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट को कोई टैक्स नहीं देना होता है भारत में। अब हम एग्जांपल कर लेते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। From the following particular of income furnished by Mr. Anirudh pertaining and relating to the year ending 31st March 2024, compute the total income आपको निकालनी है। एक बार मानना है ये रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, एक बार मानना है ये नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, एक बार मानना है नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। पहला इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी। देखिए इंडियन कंपनी से इनकम हो रही है और रिसीव हुई है जर्मनी में, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आपने शेयर बेचे हैं जर्मनी में और वहाँ आपको पैसा मिला है 15,000, तो कमाया तो आपने इंडियन कंपनी के शेयर बेच के है ना, तो इंडिया से आप कमा रहे हैं, तो इंडिया से कमा रहे हैं तो तीनों के लिए टैक्सेबल होगा, चाहे आप ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो, तो ये इनकम तीनों के लिए टैक्सेबल होगी। डिविडेंड फ्रॉम ए जैपनीज कंपनी रिसीव इन जापान। देखिए जैपनीज कंपनी से कमाए तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट को तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे इंडिया में ही टैक्स देना है, तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं आप तो आपकी इनकम में तो जुड़ेगा। नॉन ऑर्डिनरी देखिए इस बार बच जाएगा क्योंकि कमाया भी इंडिया से बाहर है और मिला भी इंडिया से बाहर से। जापान में मिला है पैसा और कंपनी भी जैपनीज है, तो कमाया भी इंडिया से बाहर है, मिला भी इंडिया से बाहर है, तो नॉन ऑर्डिनरी बच जाएगा। और नॉन रेजिडेंट तो बचेगा ही, नॉन रेजिडेंट तभी देगा टैक्स जब वो इंडिया से कुछ कमाएगा, उसने इंडिया से कुछ नहीं कमाया तो नॉन रेजिडेंट भी यहाँ टैक्स नहीं देगा। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन लंदन, आपको लंदन में कोई प्रॉपर्टी उससे किराया मिला है, डिपॉजिट इन अ बैंक इन लंदन, वहीं पे पैसा मिला है, लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया, बाद में पैसा इंडिया आया है बैंकिंग चैनल के थ्रू। तो अगर अब आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तब तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे इंडिया में देना होगा टैक्स। और अभी आप हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन करेंगे, आप पढ़ चुके होंगे हाउस प्रॉपर्टी डीप में, तो कि हाउस प्रॉपर्टी जो किराया मिलता है उस पर 30% डिडक्शन मिलती है, तो ये रेंट लिखा हुआ है रिसीव, तो इसमें से 75,000 में 30% लेस होगा, बाकी इनकम पे आपको इंडिया में टैक्स देना होगा। इस बार नॉन ऑर्डिनरी फिर बच जाएगा, नॉन ऑर्डिनरी से बच जाएगा, कमाया भी इंडिया से बाहर है, मिला भी इंडिया से बाहर है, तो बच जाएगा वो। और नॉन रेजिडेंट तो बचेगा ही क्योंकि उसने इंडिया से नहीं कमाया है, केवल ऑर्डिनरी रेजिडेंट को टैक्स देना होगा और 30% डिडक्ट होने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर वो आपकी इनकम में जुड़ेगा 52,500। नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम आरपी लिमिटेड एंड इंडियन कंपनी, नाम से पता चल रहा है इंडियन कंपनी है, तो अब इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इंडिया से कमाते हैं तब तो तीनों केसेस में टैक्सेबल होगा, चाहे ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो। एग्रीकल्चर इनकम इनकम फ्रॉम लैंड इन गुजरात 25,000, एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग एग्जेम्प्ट है, तो कोई टैक्स इस पर चार्ज नहीं होगा। होप आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग है मीनिंग ऑफ इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव। इनकम रिसीव और डीम टू बी रिसीव का मतलब क्या है? हिंदी में बोलेंगे इनकम मिल गई, और डीम मतलब अज्यूम किया जा रहा है कि आपको मिल गई। इनकम रिसीव का मतलब यहाँ पे फर्स्ट रिसीट से है। द रिसीट ऑफ इनकम रेफर टू ओनली फर्स्ट ओकेजन व्हेन द रिसिपिएंट गेट द मनी अंडर हिज कंट्रोल। यानी पहली बार अगर किसी इनकम की प्राप्ति से, ऐसे लिख सकते हैं आप अपनी लैंग्वेज में, अगर किसी इनकम की फर्स्ट रिसीट इंडिया में हो जाती है तो वो इनकम तीनों के लिए टैक्सेबल होगी, चाहे आप ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो। जैसे मान लीजिए मिस्टर एक्स है, ये लंदन में जॉब करता है, वहाँ इसकी सैलरी है 10 लाख रुपीज़, तो लंदन में ही रहता है, लंदन में जॉब करता है, तो इंडिया में तो देगा ही नहीं टैक्स। पर इसके पेरेंट्स इंडिया में रहते हैं, तो ये अपने एम्प्लॉयर से बोलता है कि इस महीने की सैलरी आप ऐसा करना, मेरे पेरेंट्स के SBI बैंक अकाउंट में क्रेडिट करना सीधे। एक तो ये तरीका होता है कि पहले लंदन में लेता अपने अकाउंट में सैलरी, फिर अपने पेरेंट्स की हेल्प के लिए भेजता, तो रेमिटेंस कहलाता, और रेमिटेंस पे कोई टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि वो इनकम इंडिया में थोड़ी कमाई हो, तो अपने पेरेंट्स की हेल्प के लिए भेज रहा है। पर इसने क्या किया, डायरेक्ट अपने एम्प्लॉयर से बोला कि नहीं, आप मेरे अकाउंट में मत डलवाना, सीधे इंडिया में मेरे पेरेंट्स का SBI अकाउंट है उसमें डलवाना। तो पहली इनकम कहाँ प्राप्त हुई है, पहली रिसिट कहाँ हो रही है, भारत में, तो इनकम भारत में टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर? अगर कोई भी इनकम जिसकी पहली प्राप्ति भारत में होती है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट रिसिट अगर इंडिया में हो रही है तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगी, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि कोई इनकम इंडिया से रिलेटेड नहीं है तो कोई एम्प्लॉयर क्यों ट्रांसफर करेगा, जनरली ऐसा कोई करवाएगा ही नहीं। अगर करवाया गया तो टैक्स वाले एज्यूम करते हैं कि वो इनकम भारत से कमाई गई है, तो भारत में आपको टैक्स देना होगा। तो फर्स्ट रिसिट अगर किसी इनकम की इंडिया में हो जाएगी तो सभी के लिए टैक्सेबल होगी, चाहे ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन ऑर्डिनरी हो, चाहे नॉन रेजिडेंट हो।
डीम टू बी रिसीव का मतलब क्या होता है? डीम टू बी रिसीव मतलब वो सिचुएशन जिसमें इनकम तो आपको फ्यूचर में मिलेगी, ध्यान से सुन लें, ऐसी सिचुएशन जिसमें इनकम एक्चुअल में तो फ्यूचर में मिलेगी पर टैक्स वाले अज्यूम कर रहे हैं कि वो आपको प्रीवियस ईयर में मिल गई और आपको अभी टैक्स देना होगा। जैसे आपने सैलरी वाला चैप्टर पढ़ेंगे और अभी रिवाइज भी करेंगे, तो आपने पढ़ा था रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कि अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी के 12% से ज़्यादा जमा कराता है तो वो एक्सेस अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल होगा। सपोज आपका एम्प्लॉयर 15% जमा करा रहा है आपकी सैलरी है 1,00,000 रुपये, 15,000, जबकि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 12% तक ही जमा करा सकता है एम्प्लॉयर, तो जमा कराना चाहिए 12,000, तो 3,000 वो एक्सेस जमा करा रहा है आपके बिहाफ से रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में। तो आरपीएफ का पैसा तो कब मिलेगा? जब आप रिटायर्ड होंगे तभी मिलेगा। एक कुछ स्पेशल से केसेस में आप पहले भी ले सकते हैं, हम तो ये मानेंगे कि रिटायरमेंट पे लेता है जनरली पीएफ का पैसा, तो मिलेंगे 3,000 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो रिटायरमेंट के टाइम पर। टैक्स वाले अज्यूम कर रहे हैं कि आपको इसी साल मिल गए और वो 3,000 रुपये आपकी सैलरी हेड में क्या हो जाते हैं? टैक्सेबल हो जाते हैं। तो ऐसी इनकम जो मिलेगी फ्यूचर में पर टैक्स वाले उसे अज्यूम कर रहे हैं कि वो आपको अभी मिल गई है प्रीवियस ईयर में, तो उसे इनकम डीम टू बी रिसीव बोलते हैं और इस पर आपको टैक्स पे करना होता है। ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ इसमें एक्रूअल बेसिस, अगर कोई इनकम डीम टू बी एक्रू अराइज इन इंडिया होती है, एक्रूअल तो आप समझते हैं कमा तो लिया पर रिसीव नहीं हुआ, तो वो आपको टैक्स तो देना ही होगा। आपने कहीं जॉब करी इंडिया में, आपको सैलरी भले ही नहीं मिली पर ड्यू बेसिस पे आपने इनकम तो अर्न कर ली, तो उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। इट मस्ट बी नोटेड दैट इनकम विच हैज़ बीन टैक्स ऑन एक्रूअल बेसिस, अगर एक बार आप एक्रूअल बेसिस पे टैक्स दे चुके हैं, कैन नॉट बी असेस्ड अगेन और रिसिप्ट बेसिस, बाद में रिसिप्ट बेसिस पे टैक्स नहीं देना होगा एज इट अमाउंट टू डबल टैक्सेशन। अगर ऐसा होगा तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। बिल्कुल, मैंने 12 महीने काम किया, कहीं 1 लाख सैलरी तो 12 लाख मुझे मिलने चाहिए, पर मेरे एम्प्लॉय ने भी 10 लाख ही दिए, 2 लाख दिए नहीं, पर ये ड्यू तो हो गई, मैंने कमा तो ली, सैलरी एक्रू तो हो गई, तो चाहे मिली हो या नहीं मिली हो मैंने टैक्स तो 12 लाख पे दिया, क्योंकि सैलरी में टैक्स उन्होंने क्या लिख रखा है, या तो ड्यू हो जाए या रिसीव हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। तो कमा तो मैंने 12 महीने की सैलरी दी, तो टैक्स तो 12 लाख पे दे दिया, भले अभी 2 लाख मेरे एम्प्लॉय ने नहीं दिए हैं। अब 4 महीने बाद मेरा एम्प्लॉय मुझे देता है पैसे अगले साल, तो क्या मैं अगले साल 14 लाख पे टैक्स दूंगा? नहीं, क्योंकि ऐसे तो फिर डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो ये लाइन ही कह रही है कि अगर किसी इनकम पे आप ड्यू बेसिस पे टैक्स दे चुके हैं और वो इनकम एक्चुअल में आपको बाद में रिसीव होती है, तो दोबारा आपको उस पर टैक्स नहीं देना होगा। ठीक है। With a view to removing difficulty in clarifying doubt in taxation of income, explanation 1 दिया गया सेक्शन 5 स्पेसिफिकली प्रोवाइड दैट आइटम ऑफ इनकम एक्रू होता है, अराइज होता है आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया से बाहर कोई इनकम आपने कमाई है, शैल नॉट बी डीम टू रिसीव इन इंडिया, वो भारत में नहीं रिसीव मानी जाएगी मेनली केवल इस आधार पर इट हैज़ टेकन इन टू अकाउंट इन द बैलेंस शीट प्रिपेयर्ड इन इंडिया। आपने इंडिया में बैलेंस शीट में उसे दिखा दिया। सपोज आपका अमेरिका में भी बिजनेस है, यूएसए में, वहाँ आपकी इनकम हुई है 50 लाख। कोई कंपनी है, आपने अमेरिका में कंपनी खोल रखी है, वहाँ 50 लाख की आपकी इनकम हुई है। अब इंडिया में भी आपका बिजनेस चलता है, तो बैलेंस शीट आप बना रहे हैं, तो आपने जो अमेरिका में इनकम हुई 50 लाख वो अपनी बैलेंस शीट में शो कर रखी है, उस इनकम को 50 लाख को, क्योंकि वो आपको लेने हैं 50 लाख रुपए अमेरिका से, वहाँ बिजनेस आपका चल रहा है, तो वो इनकम आपकी इंडिया में भी शो हो रही है किसी बैलेंस शीट में, ठीक है, पीएनएल अकाउंट में। तो क्या इस पर दोबारा टैक्स लगेगा? नहीं, ये तो फॉरेन में कमाई है ना। और हम मान लीजिए नॉन रेजिडेंट हैं, आप नॉन रेजिडेंट, जो सोनी है, सोनी जैपनीज़ कंपनी, उसके पूरे वर्ल्ड में ऑफिसेज है, इंडिया में भी है सोनी, इंडिया यूएसए में भी है। तो सोनी ने मान लीजिए जब अपनी इंडिया की बैलेंस शीट बनाई, उसमें कोई यूएसए की सोनी कंपनी को भी दिखा दिया कि हमारी वहाँ पे इतनी इनकम हुई है, तो इस आधार पे इंडियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकती। यानी कोई इनकम बैलेंस शीट में या पीएनएल अकाउंट में दिखाने से टैक्सेबल थोड़ी हो जाएगी। आपको ये साबित करना होगा टैक्स वालों को कि आप रेजिडेंट हैं, या तो आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं, ठीक है, तभी आप इंडिया में टैक्स देंगे। हाँ, नॉन ऑर्डिनरी बच जाएगा, कमाया भी इंडिया से बाहर है, मिला भी इंडिया से बाहर है। तो अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती रेजिडेंशियल स्टेटस वाली, तो आप इस आधार पे टैक्स वाले आपको ये नहीं बोल सकते कि तुमने बैलेंस शीट में दिखाई है इनकम तो तुम इस पर भी टैक्स दोगे। नहीं, वो तो फॉरेन इनकम है और मैं इंडिया में नॉन रेजिडेंट हूँ, तो फॉरेन इनकम में मैं इंडिया में टैक्स नहीं दूंगा। हाँ, सोनी इंडिया से जो कमाएगा, सोनी इंडिया जो कंपनी है वो इंडिया में जो टीवी वगैरह बेच के जो कमाती है, हाँ उस पर ज़रूर वो टैक्स देगी, पर फॉरेन में जो बेच रही टीवी उस पर टैक्स पे नहीं करेगी। नेक्स्ट है इनकम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया, सेक्शन 9। नाम से पता चल रहा है डीम टू एक्रू अज्यूम किया जा रहा है या माना जा रहा है आपने इनकम इंडिया में ही अराइज हुई है, और जब इंडिया में अराइज हुई है तो आपको टैक्स देना होगा इन केसेस में।
The categories of income which are deemed to accrue or arise in India are any income accruing or arise to an assessee in any place outside India, whether directly or indirectly. ठीक है, चाहे इंडिया से बाहर आपको इनकम मिल रही है उससे मतलब नहीं है, इनकम इंडिया में ही मानी जाएगी। यानी वैसे तो इनकम कहाँ मिल रही है, इंडिया से बाहर, आउटसाइड इंडिया, पर अगर आपने इन वजह से कमाया है तो आपको इंडिया में टैक्स देना होगा। थ्रू और फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इंडिया, अगर आप बिजनेस कनेक्शन से कमाते हैं भारत में पैसे तो टैक्स देना होगा। बिजनेस कनेक्शन में तो कोई बिजनेस कर रहे हैं, जैसे अमेजोन है, अमेजोन तो अमेरिकन कंपनी है पर इसके इंडिया में भी बिजनेस चलता है। ये प्लेटफॉर्म देती है सेलर और बायर को, जहाँ पे सेलर अपने प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं और बायर उन प्रोडक्ट्स को चूज़ करते हैं। अमेजोन सेलर से क्या लेता है, फिर कमीशन लेता है उनके प्रोडक्ट बेचने पे, और ये अपने भी कुछ प्रोडक्ट्स बेचता है अपनी साइट पे। तो अमेजोन की इंडिया में जो कमा रहा है, इंडिया में कमा रहा है बिजनेस कनेक्शन से, वो इंडिया में कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस कनेक्शन है और उससे कमा रहा है, तो इसे इंडिया में टैक्स देना होगा। हाँ, यूएसए में जो अमेजोन कमा रही है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, पर भारत में आप अपने बिजनेस कनेक्शन से जो कमा रहे हैं उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इंडिया, तो ईजी है, आपकी इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है, जैसे आपने होटल खरीद लिया इंडिया में या कोई रेंट पे प्रॉपर्टी दे रखी है तो किराया मिल रहा है, तो भले ही वो किराया इंडिया से बाहर आपको रिसीव हो रहा है और आप कमा तो भारत से ही रहे हैं, तो आपको इंडिया में टैक्स देना होगा। थ्रू और फ्रॉम एनी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम, आपका इंडिया में कोई भी सोर्स या एसेट से इनकम हो रही है, जैसे आपने बैंक में एसबीआई बैंक में एफडी करा दी, एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, तो उस ब्याज पे आपको टैक्स देना होगा। भले आप इंडिया से बाहर रहते हैं, मिल भी बाहर रहा है, आपके बैंक अकाउंट में रिसीव हो रहा है, पर आप कमा भारत से रहे तो टैक्स तो इंडिया में लगेगा। थ्रू द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट सिचुएटेड इन इंडिया, आप भारत में कोई कैपिटल असेट बेचते हैं, मतलब शेयर बेचते हैं, कोई लैंड प्रॉपर्टी बेचते हैं और आपको प्रॉफिट होता है, तो ये आप कमा तो इंडिया से ही रहे हैं तो आपको टैक्स इंडिया में देना होगा। वुड बी डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया, ये इनकम इंडिया में ही अराइज समझी जाएगी, सेक्शन 9 सबसेक्शन 1। इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं, द फॉलोइंग शैल नॉट हाउएवर बी डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया, पर इन केसेस में आपको इंडिया में टैक्स नहीं देना होगा। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो ये इनकम भारत में कमाई गई मानी नहीं जाएगी। पहला केस, इन द केस ऑफ बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑल ऑपरेशन आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया एक्सप्लेनेशन 1A टू सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1, मतलब वो बिजनेस जिसकी सारी इनकम इंडिया से नहीं कमा रहे हैं। जैसे मैंने अमेजोन का एग्जांपल दिया, अमेजोन वर्ल्ड में काफ़ी कंट्रीज़ में है, अमेजोन इंडिया में भी है, अमेजोन यूएसए में भी है, तो अगर इंडिया में जो कमा रहा है अपने प्रोडक्ट बेच के जो कमीशन ले रहा है उस पर तो इंडिया में टैक्स देगा, जो अमेरिका में यूएसए में कमा रहा है उस पर भारत में टैक्स थोड़ी दोगे। यानी जो ऑपरेशन कोई बिजनेस आप जितना इंडिया से कमा रहे हो उसी पे टैक्स दोगे, फॉरेन से जो आप कमा रहे हो उस पर आप इंडिया में टैक्स पे नहीं करेंगे। ये लिखा हुआ है, डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया शैल ओनली सच पार्ट ऑफ इनकम, आप उतनी ही पार्ट पे इंडिया में टैक्स देंगे, रीजनेबली एट्रीब्यूटेबल, जो कि रिलेटेड होगी टू द ऑपरेशन कैरिड आउट इंडिया, जो भारत में आप बिजनेस कर रहे हैं। जैसे मेरा 10 करोड़ का सामान बिका, 10 करोड़ में से 2 करोड़ की सेल मैंने भारत में बेचा है सामान, मैं एक फॉरेन पर्सन हूँ, सपोज मैं इटली में रहता हूँ, मैंने 2 करोड़ की सेल इंडिया में की, 8 करोड़ की सेल अमेरिका में की, तो अमेरिका में जो सेल हुई उस पर थोड़ी भारत में टैक्स दूंगा। हाँ, भारत में जो मैंने अपना प्रोडक्ट बेच के कमाया 2 करोड़, इस पर मैं ज़रूर टैक्स दूंगा। यानी जितना ऑपरेशन, जितनी इनकम आप इंडिया से रिलेट कर पाते हैं उसी पे आपको इंडिया में टैक्स देना होगा। सेकेंड, परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, एक्सप्लेनेशन 1 क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1। ये तो हेडिंग से पता चल रहा है। मान लीजिए मैं अमेरिका में रहता हूँ, मिस्टर एक्स अमेरिका में रहते हैं, इनका कोई मकान बन रहा है, इन्हें पता चला कि इंडिया में अजमेर का मकराना जो एक जो सिटी है, टाउन है, वहाँ का मार्बल बहुत अच्छा है, तो इन्हें ऑर्डर दिया, फ़ोन कर दिया अमेरिका से कि इतना मार्बल आप शिप में लोड करवा देना, मेरा अमेरिका में ऑफिस या मकान बनना है, मैं इंडियन मार्बल लगवाऊंगा। तो ये तो परचेज़ कर रहे हैं, 10 करोड़ का मार्बल खरीदा सपोज इन्होंने, ठीक है, तो ये तो परचेज़ कर रहा है ना नॉन रेजिडेंट, अपना कोई सामान थोड़ी बेच रहे हैं मिस्टर, वो तो इंडिया से खरीद के ले जा रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है, एक्सपोर्ट बढ़ेगा इससे तो इंडिया का। आप परचेज़ पे थोड़ी टैक्स लगा सकते हो, मिस्टर एक्स कुछ कमा थोड़ी रहे हैं, ये तो परचेज़ कर रहे हैं, तो परचेज़ करने पे कोई टैक्स नहीं रहेगा। हाँ, अगर मिस्टर एक्स अपना कोई प्रोडक्ट इंडिया में बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, जैसे एमवे कंपनी हो गई, अमेजोन हो गए, तो इन्हें ज़रूर टैक्स देना होगा। परचेज करने पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। नो इनकम शैल बी डीम टू एक्रू अराइज इंडिया, कोई भी इनकम भारत में अराइज नहीं मानी जाएगी, विच आर कन्फाइंड, मतलब जो कि रिलेटेड होगी टू द परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपका न्यूज़ चैनल चलता है, आप BBC है, ठीक है, आपका न्यूज़ चैनल चलता है और आप इंडिया में न्यूज़ कलेक्ट करने आते हैं ताकि आप वर्ल्ड में बता सकें कि इंडिया में भी क्या क्या हो रहा है। तो न्यूज़ या मैगजीन वगैरह आप छापते हैं और न्यूज़ कलेक्ट करते हैं, तो कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा। कलेक्शन ऑफ न्यूज़ एंड व्यूज़ इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया, एक्सप्लेनेशन 1C ऑफ सेक्शन 9
सबसेक्शन 1 क्लॉज आई, इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट बीइंग अ पर्सन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रनिंग अ न्यूज एजेंसी, आप नॉन रेजिडेंट हैं और कोई न्यूज़ एजेंसी चलाते हैं और पब्लिशिंग न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं, मैगजीन, जर्नल, नो इनकम शैल बी डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया, कोई भी इनकम आपको इंडिया में अराइज नहीं मानी जाएगी थ्रू और फ्रॉम एक्टिविटी विच आर कन्फाइंड, जो कि रिलेटेड होगी टू द कलेक्शन ऑफ न्यूज़, आप केवल इंडिया से न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हैं, व्यूज़ इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया। 4th पॉइंट में लिखा हो गया है कि कोई फिल्म की शूटिंग करने के लिए आप इंडिया में आते हैं, आप नॉन रेजिडेंट हैं, इंडिया में फिल्म की शूटिंग करने के लिए आते हैं और आपकी कंपनी और फर्म में कोई इंडियन पार्टनर नहीं है, तो फिर आपको इंडिया में कोई टैक्स नहीं देना है, ठीक है। इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट नो इनकम शैल बी डीम टू एक्रू और राइज इन इंडिया थ्रू और फ्रॉम ऑपरेशन विच आर कन्फाइंड, जो कि रिलेटेड होगा टू द शूटिंग ऑफ एनी सिनेमेटोग्राफ फिल्म इन इंडिया इफ सच नॉन रेजिडेंट इज एन इंडिविजुअल, अगर आप अकेले आ रहे हैं तो आप इंडिया के भारत के नागरिक नहीं होने चाहिए। अब फर्म है, कोई पार्टनरशिप फर्म है विच डज नॉट हैव एनी पार्टनर हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आपकी फर्म में कोई इंडियन पार्टनर नहीं होना चाहिए, इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए, और हु इज़ रेजिडेंट इन इंडिया, वो पार्टनर नहीं होना चाहिए। अ कंपनी विच डज नॉट हैव एनी शेयर होल्डर हु इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हु इज़ अ रेजिडेंट इन इंडिया, तो अगर आप इंडिया में केवल शूटिंग करने आ रहे हैं और आप भारत के नागरिक नहीं हैं या पार्टनरशिप फर्म है पर आपकी फर्म में कोई इंडियन सिटीजन पार्टनर नहीं है, कोई इंडियन रेजिडेंट पार्टनर नहीं है, या कोई कंपनी है और आपकी कंपनी में कोई इंडियन शेयर होल्डर पार्टनर नहीं है, कोई इंडियन सिटीजन पार्टनर नहीं है, तो आपको टैक्स नहीं देना होगा इंडिया में। नेक्स्ट है एक्टिविटी कन्फाइंड टू डिस्प्ले टू रफ डायमंड इन से स्पेशल नोटिफाइड जोन, एक जैसे सूरत है डायमंड के लिए फेमस है, तो वहाँ नोटिफाइड जोन बनाए गए हैं जहाँ पे आप डिस्प्ले किए जाते हैं रफ डायमंड है जिन्हें पॉलिश करने से पहले, बेचने से पहले शो किए जाते हैं और फिर ऑर्डर लेते हैं आप, तभी तो आपको ऑर्डर मिलेंगे, आप डायमंड दिखाएंगे तभी तो कोई आपका ऑर्डर देगा, ठीक है। तो उस केसेस में आपको टैक्स नहीं देना होगा अगर आप नोटिफाइड जो स्पेशल जोन है उनमें शो करते हैं। इन द केस ऑफ फॉरेन कंपनी है आप इन एंगेज इन द बिजनेस ऑफ माइनिंग ऑफ डायमंड, आप माइनिंग ऑफ डायमंड समझते हैं, डायमंड निकालते हैं माइन से, नो इनकम शैल बी डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया, आपको भारत में कोई टैक्स नहीं देना होगा टू थ्रू और फ्रॉम द एक्टिविटी विच आर कन्फाइंड, जो कि रिलेटेड होगी टू डिस्प्ले ऑफ अनकट एंड अनअसॉर्टेड डायमंड आप शो करें इन एनी स्पेशल नोटिफाइड जोन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गैजेट। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, तो पर हेडिंग से पता चल रहा है अगर आप भारत में किसी प्रॉपर्टी असेट से कमाते हैं तो आपको इंडिया में टैक्स देना होगा। एंड इनकम विच अराइज फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी, मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है, टेंजिबल हो सकती है, इंटेंजिबल हो सकती है, वुड बी डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। जैसे आप मशीन किराए पे देते हैं इंडिया में और किराया इंडिया से बाहर मिल रहा है तो इससे कोई मतलब नहीं है, मशीन तो आपने इंडिया में दे रखी ना किराए पे, तो आप कमा तो इंडिया से रहे, आपको टैक्स देना होगा। इनकम थ्रू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, कैपिटल एसेट समझते कोई इन्वेस्टमेंट बेचे, शेयर डिवेंचर बॉन्ड, कोई लैंड बेची, कोई बिल्डिंग बेची, कोई मशीन बेची, कोई भी कैपिटल एसेट बेची जिसे आप अकाउंट में फिक्स एसेट बोलते हैं, तो उन्हें बेचने पे जो पैसा आपको मिल रहा है उस पर आपको टैक्स देना होगा। भले ही आपको पैसा बाहर मिल रहा है, रजिस्ट्री बाहर हो रही है, डॉक्यूमेंट बाहर ट्रांसफर, उससे कोई मतलब नहीं होगा, आपको कमा तो आप इंडिया से नहीं तो टैक्स आपको देना होगा। कैपिटल गेन अराइज हो रहा है यानी कैपिटल प्रॉफिट अराइज हो रहा है फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, वुड बी डीम, वो मानी जाएगी टू एक्रू अराइज इन इंडिया इन ऑल केसेस इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये चीज़ें इंडिया में हो, इंडिया से बाहर कोई मतलब नहीं है, कमा आप इंडिया में रहे तो टैक्स तो देना ही होगा। कैपिटल एसेट इज मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, मूवेबल तो समझते हैं फर्नीचर हो सकता है, एसी जिसे इजीली एक जगह से दूसरे मूव कर सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड बिल्डिंग, टेंजिबल भी हो सकती है, इंटेंजिबल गुडविल पेटेंट कॉपीराइट। द प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रांसफर इज इन इंडिया भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन आउटसाइड भी हो सकता है। प्लेस ऑफ पेमेंट कंसेशन, पेमेंट इंडिया में भी हो सकता है, इंडिया से बाहर भी हो सकता है। इनकम फ्रॉम सैलरीज अर्न इंडिया, अगर भारत में आप कोई जॉब करते हैं और आपको सैलरी मिलती है तो टैक्सेबल होती है, ये तो आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी पेबल बाय गवर्नमेंट फॉर सर्विस रेंडर आउटसाइड इंडिया, अब अगर आप इंडिया के बाहर इन गवर्नमेंट के बिहाफ आप इंडिया से बाहर काम करते हैं तो सैलरी तो इंडियन गवर्नमेंट देगी आपको, जैसे एम्बेसी होती है, अमेरिका में इंडियन एम्बेसी है, वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो इंडियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं, तो उन लोगों को सैलरी इंडियन गवर्नमेंट देगी, तो उनकी इनकम इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। सैलरी विच इज़ पेबल बाय गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक को सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट के थ्रू फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, वो सर्विस इंडिया से बाहर दे रहा है, वुड बी डीम टू एक्रू अराइज इंडिया, वो इंडिया में अराइज मानी जाएगी। और रिसिपिएंट जिसको सैलरी मिल रही है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट हो सकता है, पर सिटीजन इंडियन सिटीजन होना चाहिए तभी ये रूल अप्लाई होगा। अगर किसी फॉरेन पर्सन को इंडियन एम्बेसी में काम करने के लिए सैलरी मिल रही है तो वो इंडिया में टैक्स नहीं देगा। ये पॉइंट तो आप सैलरी में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई अलाउंस मिलता है, कोई परक्यूजर्स मिलता है, कोई बेनिफिट्स मिलते हैं, अगर इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे आप इंडिया से बाहर जाके कोई काम करते हैं तो गवर्नमेंट आपको जो भी अलाउंसेस देती है, जो परक्यूजर्स मतलब नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स देती है, जैसे रहने को मकान दे दिया, आने जाने की गाड़ी दे दी, एक्सेट्रा परक्यूजर्स, उन पर कोई टैक्स नहीं लगता है, वो एग्जेम्प्ट होते हैं।
एग्जाम्पल पढ़ देते हैं फटाफट। मिस्टर डेविड एन इंडियन सिटीजन, एज है 40 ईयर, अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विंग इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। आप इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक्सटर्नल अफेयर विदेश मंत्रालय में काम करते हैं। लेफ्ट इंडिया, आप छोड़ के जा रहे हैं इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 31 मार्च 2023 ड्यू टू हिज ट्रांसफर टू हाई कमीशन ऑफ कनाडा। आपकी कनाडा में जॉब लगा दी है, वहाँ पे जो हमारे इंडियन एम्बेसी उसमें आपको अपॉइंटमेंट मिला है। ही डिड नॉट विजिट इंडिया एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस, आप भारत एक भी दिन नहीं आए, 23 चॉइस में आप एक भी दिन नहीं आए हैं। ही हैज़ रिसीव द फॉलोइंग इनकम, आपको ये इनकम मिली है। आपको उनकी ग्रॉस टोटल इनकम बतानी, ठीक है। सैलरी कंप्यूटेड, तो सैलरी कौन दे रही होगी? अब इंडियन गवर्नमेंट, अभी आपने पढ़ा कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं, इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर इंडिया से बाहर कोई सर्विस देते हैं तो वो इनकम इंडिया में ही टैक्सेबल होगी। सैलरी तो इंडियन गवर्नमेंट दे रही है तो माना जाएगा आप इंडिया से कमा रहे हैं तो ये 5 लाख रुपये इंडिया में ही टैक्सेबल होंगे। फॉरेन अलाउंसेज नॉट इंक्लूडेड, एग्जेम्प्ट होंगे। अभी आपने पढ़ा कि अगर आप गवर्नमेंट के बिहाफ पे इंडिया से बाहर कोई सर्विस देते हैं तो आपको जो भी अलाउंसेज और परक्विजिट्स मिलते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, तो ये 4 लाख रुपीज़ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम इंडियन बैंक, इस पर लगेगा। आप इंडिया से किसी सोर्स से कमा रहे हैं, एफडी करा रखी है इंडिया में और इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल होगी। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल, ये नेपाल में है तो नेपाल की इनकम पे आप इंडिया में टैक्स नहीं देंगे क्योंकि आप एक भी दिन इंडिया में नहीं आए हैं, तो कॉमन सेंस आप नॉन रेजिडेंट हो गए। और नॉन रेजिडेंट तभी टैक्स देगा जब वो इंडिया से कुछ कमाएगा, राइट। तो ये तो इंडिया से नहीं कमा रहे, नेपाल इंडिया में नहीं है, वो अलग कंट्री है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं देंगे भारत में। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल, ये भी नेपाल से कमाया है, इंडिया से नहीं कमाया है, तो कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। नेक्स्ट पढ़ते हैं, डिविडेंड पेड बाय एन इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, नाम से पता चल रहा है आपके पास इंडियन कंपनी के शेयर हैं तो आपको डिविडेंड मिलेगा, पर मिल तो इंडियन कंपनी से रहा है ना, तो भले वो बाहर मिल रहा है पर आपको टैक्स तो इंडिया में देना होगा क्योंकि वो इंडिया से कमाया है आपने। डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया इज डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया माना जाएगा एंड वुड बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द शेयरहोल्डर, आपको टैक्स पे करना होगा। इंटरेस्ट, नाम से पता चल रहा है आपको इंटरेस्ट मिलता है इंडिया में किसी पर्सन से किसी सोर्स से, तो आपको इंडिया में टैक्स देना होगा। इंटरेस्ट इज डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया इफ इट इज पेबल बाय गवर्नमेंट, आपको भारत सरकार से या राज्य सरकार से कोई ब्याज मिल रहा है तो टैक्स रहेगा। अ पर्सन हु इज रेजिडेंट इन इंडिया, कोई भारत का नागरिक आपको ब्याज दे रहा है क्योंकि उसने लोन लिया होगा आपसे, मान लीजिए मिस्टर एक्स फॉरेन में रहते हैं, आपने उनसे लोन लिया तो आप ब्याज तो देंगे, तो वो इंडिया से कमा रहे हैं ना, आपको लोन दे रहा है इंडिया में, तो उस पर टैक्स लगेगा। हाँ, अगर आपने लोन लिया है किसी पर्सन ने, जैसे मान लीजिए मेरा दुबई में बिजनेस है, मैं इंडियन हूँ, मेरा दुबई में बिजनेस है और दुबई में मैंने किसी आदमी से लोन लिया तो ब्याज दे रहा हूँ मैं, पर मैं उसको ब्याज जो दे रहा हूँ इंडियन बिजनेस के लिए थोड़ी दे रहा हूँ, मैंने लोन लिया था दुबई बिजनेस के लिए, तो फिर वो ब्याज इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, वो दुबई का आदमी इंडिया में टैक्स नहीं देगा। हाँ, अगर वो दुबई का आदमी मुझे इंडियन बिजनेस के लिए लोन देता, इंडिया में कोई बिजनेस है उसके लिए मुझे लोन देता, तो वह टैक्स पे करता है ब्याज पे, क्योंकि वो ब्याज कमा रहा है भारत से, पर वो बिजनेस से इंडिया से बाहर सिचुएटेड है जिसके लिए मैंने लोन लिया, तो वो ब्याज जो मिल रहा है दुबई के पर्सन को उस पर वो टैक्स नहीं देगा भारत में। where it is payable in respect of any debt, loan incurred or money borrowed and used for the purpose of business profession carried on by him outside India, अगर इंडिया से बाहर यूज होता है वो लोन और फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अर्निंग एनी इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, आप इंडिया के बाहर यूज करते हैं उस लोन को, इट विल नॉट बी डीम्ड टू एक्रोराइज इंडिया, तो भारत में आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है उस चीज़ पे। A person who is a non-resident है when it is payable in respect of any debt incurred or money borrowed and used for the purpose of business profession carried on by in India, मतलब कोई नॉन रेजिडेंट है इंडिया में, जैसे मिस्टर जॉन, ठीक है, ऐसे एग्जांपल समझते हैं, मिस्टर एक्स है, ये अमेरिका में रहते हैं पर इंडिया में कोई बिजनेस करने आते हैं, अब इन्हें पैसे की ज़रूरत है तो अपने फ्रेंड मिस्टर वाई से ले लेते हैं लोन, ठीक है, अपने इंडियन बिजनेस को चलाने के लिए, तो मिस्टर वाई को ये ब्याज भेजेंगे, पैसा भेजेंगे, ब्याज चुकाएंगे, इंटरेस्ट चुकाएंगे, तो मिस्टर वाई को इंडिया में टैक्स देना होगा क्योंकि ये इंडिया में किसी इनकम के लिए कमाने के लिए लोन दे रहा है, तो इनका बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा, इनका माना जाएगा सोर्स ऑफ इनकम इंडिया है, तो टैक्स पे करना होगा। इसमें वही बात लिखी हुई है कि अगर कोई पैसा इंडिया से बाहर किसी बिजनेस के लिए यूज़ हो रहा है और उसके लिए आप ब्याज चुका रहे हैं तो ब्याज लेने वाला कोई टैक्स पे नहीं करेगा। इंटरेस्ट और मनी बोरोड बाय द नॉन रेजिडेंट फॉर एनी पर्पज इन इंडिया अदर देन बिजनेस प्रोफेशन विल नॉट बी डीम्ड टू अराइज और एक्रो अराइज इन इंडिया, अगर बिजनेस के लिए लोन लेंगे तभी रूल अप्लाई होगा, किसी पर्सनल पर्पज के लिए लोन लिया जा रहा है किसी नॉन रेजिडेंट के द्वारा तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा, यानी कोई नॉन रेजिडेंट है और वो लोन लेता है किसी नॉन रेजिडेंट से, ठीक है, बिजनेस प्रोफेशन के लिए, और वो बिजनेस प्रोफेशन कहाँ कर रहा है, इंडिया में कर रहा है, तो जो ब्याज पे कर रहा है उस पर उसे जो ब्याज लेने वाला है उसे इंडिया में टैक्स देना होगा। पर अगर वो बिजनेस प्रोफेशन के लिए ले रहा, मान लो कोई इमरजेंसी आ गई, उसे पर्सनल लोन लेना पड़ रहा है, तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा, फिर कोई टैक्स पे नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ नॉन रेजिडेंट ए बोरो मनी फ्रॉम अ नॉन रेजिडेंट बी से लेते हैं, उधार लेता है पैसा,
दोनों ही नॉन रेजिडेंट है, ए बी से उधार ले रहा है पैसे एंड इन्वेस्ट द सेम इन इंडियन कंपनी, और जो पैसा उधार लिया जा रहा है वो इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए लिया जा रहा है। तो आपका सोर्स ऑफ इनकम इंडिया हो गया, आप इंडिया से कमाएंगे। इंटरेस्ट पेबल बाय ए टू बी, तो जो आप पे करेंगे इंटरेस्ट ए टू बी को, विल नॉट बी डीम टू एक्वाइज इंडिया, पर ये इंडिया में अराइज नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस पर्पज के लिए नहीं लिया, राइट, वो केवल शेयर खरीदने के लिए लोन ले रहा है। क्वेश्चन क्या आपको क्या पढ़ा है अभी मैंने, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है और वो किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट से लोन लेता है, और वो लोन क्यों ले रहा है? इंडिया में बिजनेस प्रोफेशन करने के लिए, तो जो ब्याज दे रहा है वो उस पर टैक्स इंडिया में लगेगा। पर आप किसी इंडियन कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं तो कोई बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं, आप तो कोई शेयर खरीद रहे हैं या कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर कोई ये रूल अप्लाई नहीं होगा, यानी यहाँ पे उस ब्याज पे कोई टैक्स पे नहीं करेगा। यानी बी को जो ब्याज मिल रहा है वो इंडिया से कनेक्टेड नहीं माना जाएगा, बी उस पर इंडिया में कोई टैक्स पे नहीं करेगा। आई होप यहाँ तक आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।